हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक मतलब एक प्रकार से मैं फिर से 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों तक कुछ क्वेश्चन पहुंचते रहें। ठीक है, थोड़ी सी आजकल व्यस्तता है, इस कारण से थोड़ा सा कम वीडियो में अपलोड कर पा रहा हूं अपने जो क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं। ठीक है, बट जो अपलोड कर रहा हूँ ये समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन देख करके जाएंगे तो आपके IMU CT में भी हेल्प करेंगे, और जो आप स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस आजकल आप देख रहे होंगे, जो आप पेपर दे रहे होंगे, वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये मतलब क्वेश्चंस आपके गारंटीड है कि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे जरूर। आपको IMU CT में बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके स्पॉन्सरशिप में भी दिख रहे होंगे। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी तक चूंकि ज्यादातर मैं न्यूमेरिकल करवा रहा था, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करवाना स्टार्ट करूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दिया है क्वेश्चन में आपका अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज of 15 × 10⁻⁻⁴ coulomb. The intensity of electric field at that point is। तो आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि E इक्वल टू, यहां से अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो यहां से फोर्स आपको कितना दे रखा है 2.25 न्यूटन, और यहां से ये की अगर बात करें तो 15 × 10⁻⁻⁴। तो माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं यहां से तो आप कह सकते हैं 2.25 × 10⁻⁴, और यहां से अगर बात करें तो ये 15 हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं तो 22 और आपका 5, तो यहां से 1500 और यहां से 4 0, तो 1 2 3 4, ये मतलब एक प्रकार से दो ऊपर के 0 दो नीचे के 0। अगर इसको काटते हैं तो कितने टाइम कट जाएगा, 15 टाइम्स। तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1500 न्यूटन पर कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 0 ये बचे हैं, 15 ये आ गया है, आपका 1500 न्यूटन पर कूलम्ब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट दे रखा है द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज इतना एंड एनर्जी इतनी। तो आप यहां से इसको भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला है इसके लिए भी। आपने पढ़ा होगा U इक्वल टू हाफ CV², और यहीं से अगर इसको आगे और एक्सपेंड करते हैं तो आपका हाफ Q² डिवाइडेड बाई C ये आ जाएगा। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी है C की, कैपेसिटेंस की ही निकालना है ना, कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछा है। तो आप कह सकते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q² डिवाइडेड बाई U इसकी जगह पहुंच गया और ये इसकी जगह पे आ गया, ये हो गया। तो यहां से C इक्वल टू अगर बात करते हैं Q का स्क्वायर, Q कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁷, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 10⁻⁷ का स्क्वायर आपका माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, और U की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, अगर बात करते हैं दे रखा है 4.5 × 10⁻⁴। तो अब ये इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बनेगा, 9 से अगर बात करूंगा तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो C इक्वल टू 4 × 10⁻, ये -4 ऊपर जाकर के प्लस का बनेगा, तो -14 में प्लस का 4 होगा तो माइनस का 10 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के, पता नहीं वो कहाँ क्या दिमाग लगाते हैं, जनरली ये क्वेश्चन को गलत ही करके बैठ जाते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैंने ये बात कही तो तुरंत वो क्या करेंगे, समस्या ये आती है कि यहां से वो निकालना स्टार्ट करेंगे P इक्वल टू BI वाले फार्मूले से, और जाकर के गलत कर बैठेंगे। भैया अगर मान लिया कि आपकी बैटरी ये है, ठीक, और इतने वाट की पावर है, इतना वाट पावर है, तो कह रखा है व्हेन इट इज ऑपरेट ऑन इतने वोल्ट पर अगर उसी बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर ऑपरेट किया जाता है, तो कह रखा है कि पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितनी होगी उसकी, ये बात करना चाह रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब इस रेट पे कर रहा है तो इतना उसका वाट की पावर जनरेट कर रहा है, समझ लीजिएगा। अब इतने पे ऑपरेट करेगा तो कितना होगा, तो आपको आई का कोई रोल नहीं है,
क्या बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखना था। तो यहां से P इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यही तो हो जाएगा। क्योंकि यहां से अगर मैं आई को एलिमिनेट करूंगा तो बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आर। उसकी जगह आई की जगह पुटअप करूंगा तो बी स्क्वायर। तो यहां से अब आप समझ सकते हैं आर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां से P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 का होल स्क्वायर, ये कह सकते हैं। अब आपको ये पावर दे रखी है कितनी, 100 दे रखा है, 100 कह दिया। यहां से मुझे P2 निकालना है। अगर पहली बात करते हैं तो ये कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, और नीचे कितना दे रखा है, 110 दे रखा है का स्क्वायर। इसको काटा, 2 टाइम्स काटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4, और इसको काटा तो आपका 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आंसर कौन सा आएगा, 25 वाट आपका आंसर होगा। ये लगाने का तरीका होगा। यहां से पहले आई निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या निकालेंगे, और क्वेश्चन आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको डायरेक्टली जब ऐसा कुछ दिए हो तो ये वाले फॉर्मूले पे बात करना है, बाकी का आगे पीछे का भूल जाइए कि क्या मैंने बताया। सीधे आप ये करिएगा कि P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 का होल स्क्वायर, काम खत्म। आप वैल्यू पुटअप करिएगा, आंसर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एसआई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। तो आपको रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होगा क्या, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, यही तो हुआ करता था। तो यहां से अगर बात करें तो इसको ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। रो की मुझे निकालना, इसका मीटर हो गया और इसका मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर ने 1 मीटर को काट दिया तो रो इक्वल टू क्या मिला, ओम इंटू मीटर, ये मिलेगा। तो ये कौन सी यूनिट हो जाएगी आपकी, ओम इंटू मीटर, ठीक, रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 वाट incandescent bulb is a domestic supply of 240 वोल्ट। बहुत आसान है, मतलब वाट वोल्ट पे बात कर रखा है तो यहां से ये दे रखा है, आपसे करंट पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, P इक्वल टू बी आई वाला लगा देंगे फॉर्मूला। आपको ये चाहिए, आपको ये दे रखी है, तो ये कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और ये 240 दे रखा है, और यहाँ से आई पूछा है आपसे। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये 4 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब 0.25 एम्पियर आपका आंसर हो गया। तो 0.25 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज AC करंट इज 6 एम्पियर। आप समझिएगा, 6 एम्पियर यहां पर दे रखा है RMS वैल्यू। तो कह रखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट ओवर अ साइकिल इज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो RMS वैल्यू दे रखा है, तो RMS वैल्यू अगर बात करते हैं तो ये दे रखा है 6 एम्पियर। तो यहां से अगर आई नॉट निकालें, आई नॉट, तो वो क्या हो जाएगा, IRMS √2। तो यहां से 6√2 ये आ जाएगा अगर पीक करंट पूछा होता। ध्यान रखिएगा। अब यहां से पूछा क्या है भैया, एवरेज पूछा है, वो भी होल साइकिल के लिए पूछा है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, बनता था 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, किसके लिए, ये हाफ साइकिल के लिए बना करता था, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलत करेंगे, ठीक। तो ये गलती नहीं दोहरानी है, ये हाफ साइकिल के लिए है। जब ओवर साइकिल लिखा हुआ पूरी साइकिल के लिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इतनी होगी तो इतनी ही निगेटिव वैल्यू होगी, दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा भैया, 0 होगा। जैसे यहां से जो अल्टरनेटिंग करंट होती है तो ये ऐसे बनता है, ये तो मान लेते हैं आधी साइकिल का वो मिला और आधी साइकिल का उतना ही निगेटिव मिलेगा। तो अगर टोटल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको 0 टिक करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट दे रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 3 हर्ट्ज, इट इंप्लाइज दैट। इसका मतलब क्या है, 3 हर्ट्ज का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यही तो होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी वो होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक।
ये होता है। तो इसी को पर सेकंड के हिसाब से इसी को हर्ट्ज बोल देते हैं। तो यहाँ से नंबर 3 दे रखा है और पर सेकंड के हिसाब से तो 3 साइकिल पर सेकंड ये हो जाएगा। 3 साइकिल पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 3 हर्ट्ज को कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपको दे रखा है अ मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बात कर रखा है, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो यहां से अगर बात करें, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, इसके थ्रू कह रखा है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ओनली पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से जो आपका मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है लेंस के लिए, वो m इक्वल टू होता है v डिवाइडेड बाय u, ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करते हैं, इसके लिए अगर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा भैया, किस कंडीशन में वो कह रखा है पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव की बात किया है, पॉजिटिव ओनली। तो अगर यहां पर रखा हुआ है, मान लेते हैं फोकस पे रखा हुआ है, तो जब आप इसके फोकस पे रखते थे यहां पर, तो आप ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो कहां पर इसकी इमेज बनेगी, जाकर के इनफाइनाइट पे बनेगी और किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। तो आपका क्या हुआ, यहां पर u आपका नेगेटिव हो गया और b आपका पॉजिटिव हो गया। तो एक कार्ड में मैग्निफिकेशन तो बनेगा पर नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, या तो आप एक कार्ड से कह सकते हैं, हाँ एक कार्ड से पॉजिटिव कंसीडर, वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। 2f पे अगर मैंने कहा सेंटर पे रखेंगे तो इधर भी जाकर के सेंटर पे बनेंगे, फिर वही u आपका नेगेटिव और b आपका पॉजिटिव, वो फिर से आ गया। बिटवीन f एंड 2f यहां पर कहीं पर रखे तब भी वही कंडीशन आएगी, u नेगेटिव और b पॉजिटिव, ओवरऑल दोनों का रेशियो फिर से नेगेटिव। अगर मैंने f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, मान लेते हैं यहां कहीं रखा ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो उसी के साथ जिधर ऑब्जेक्ट था उधर की साइड ही इमेज मैं मानूंगा कि बन रही है, रियल में तो बनती नहीं है, ये इमेजिन करूंगा। तो अब उस कंडीशन में आपका b भी नेगेटिव हो जाएगा, u भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और मैग्नीफाइड होकर के बनेगी। तो कौन सा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी होंगी ऑप्टिकल, वो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती थी, अगर उनको पढ़ा हो तो उसी से आपका ये आंसर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द 4 पॉइंट ऑफ एन आई ए एट 4 देन द आई ए। तो यहां से इसके लिए अगर बात करते हैं तो एक 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब u को इनिशियली अगर कुछ दिया नहीं है तो इसको इनफाइनाइट मान के रखूंगा, तो यहां से 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक, तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका जनरली फोकल, तो यहां से ध्यान रखिएगा, तो यहां से f 1/f, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब f इक्वल टू 4, f इक्वल टू 4 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ, 4 आ गया, 4 मीटर आया। तो यहां से आप पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f। तो 1 अगर 4 की बात करते हैं तो जब आप प्लस माइनस लगा करके रखेंगे तब ये अपने आप से माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस अपने आप से आएगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपको ये 4, तो ये 0.25 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, मायोपिक एंड नीड्स इतने पावर का उसको लेंस चाहिए होगा, इस पावर का लेंस चाहिए होगा, और उसको बीमारी होगी मायोपिया होगी और उसको इस पावर का लेंस चाहिए होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट तो यहां से अगर बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ करेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये 1 नैनोमीटर एक्सरे के लिए हो जाएगी। अगर इसकी बात करें तो इंफ्रारेड के लिए हो जाएगी। अगर यहां पर बात करते हैं तो ये आपकी जनरली आपकी किसके लिए होगी, अगर बात करें तो ये हो जाएगी आपकी विजिबल के लिए हो जाएगी, और इसके लिए अगर बात करते हैं तो ये आपकी यूवी हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका एक्सरे के लिए ये हो गया। इसका मुझे थोड़ा सा आपको चीजें बतानी है तो मैं किसी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, 7 प्रकार की जो आपकी रे होती है उनके लिए। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर जनरली लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्राउंड ग्लास इज क्लोज टू इतना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी वो ग्राउंड ग्लास की बात
दे रखा है, तो म्यू की वैल्यू दिया है किसके लिए, ग्लास के लिए। ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू दे रखा है भैया, म्यू जी की वैल्यू कितना 3/2 दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या रखा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, लाइट की स्पीड एयर में सी दे रखा है, देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द क्राउन ग्लास विल बी क्लोज टू। तो यहां से कुछ नहीं आपको करना होगा μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। तो अगर इधर सब कुछ मान लेते हैं, एयर का मान लिया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर में लाइट की स्पीड दे रखा है c। इधर मान लेते हैं ग्लास के लिए, तो यहां पर क्या दे रखा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और मुझे v निकालना है। आप निकाल दीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2/3c, आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 2/3c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक कार्बन एटम दे रखा है, कार्बन एलिमेंट ऑब्जर्व एन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। ये क्या करता है, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। तो लिख देते हैं यहां से 12C6, इसके अंदर क्या आ गया भैया, एक न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आया है। ठीक है, न्यूट्रॉन यहां से आया, तो न्यूट्रॉन अगर आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अगर बात करें तो ये बनेगा आपका 12, ये 13 और मान लेते हैं यहां से n और क्या बना 6, हाँ ये 6 रहेगा। अब यहां से क्या कर रखा है कि यहां से एक बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, एमिट्स बीटा पार्टिकल। एक बीटा पार्टिकल निकलने पर इसके एटॉमिक नंबर पे 1 से इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब देखिएगा यहां से n 13 और 7 ये आपका बनेगा। ठीक है, यहां से जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब ये एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 से इंक्रीज कर जाता है और एटॉमिक मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कौन सा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एक लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ट्रांसमिशन n equal to 3 to n equal to 1, then what is wavelength for doubly ionized lithium ion for same transition। ठीक है, इसके लिए निकाल देते हैं। तो 1 अपान फॉर्मूला लिखता हूं यहां से, 1 अपान लैम्डा इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपान n2 का स्क्वायर या n2 का स्क्वायर n1, यहां ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो यहां से अगर बात करते हैं 1 अपान लैम्डा इक्वल टू r और यहां से 1 का स्क्वायर और 1/1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर 9। तो यहां से अगर बात करें 1 अपान लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा r और यहां से कितना आ जाएगा 8/9, ये हो गया। तो यहां से r इक्वल टू निकाल लो भैया 9/8 लैम्डा, ये तो निकल करके आएगा। ठीक है, r तो नीचे 1 अपान लैम्डा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पर नीचे लैम्डा आएगा, ये रहेगा। अब फिर से किसके लिए, लिथियम के लिए कर देते हैं, तो 1 अपान लैम्डा डैश कर दिया, फिर वही वैल्यू पुट करता जा रहा हूं r और z की, यहां पर z कितना रहेगा, आयनाइज है, तो z कितना रहेगा भैया 3। ठीक है, लिथियम के लिए है तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहां से 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस का 1 अपान 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये रहा। तो यहां से लैम्डा डैश 1 अपान लैम्डा डैश, ध्यान रखिएगा r की वैल्यू पुट कर देता हूं, कितना है 9 आपका कितना हो जाएगा 8, 9/8 हो जाएगा। ठीक, और यहां से आपका 3 का स्क्वायर 9 ही बनेगा और यहां से अगर बात करते हैं तो फिर से आपका 8/9 बन जाएगा। तो अगर इस टर्म को काटे तो यहां पर ये टर्म कट जाएगा और नीचे क्या है, एक टर्म से अगर बात करते हैं 9/लैम्डा 9 हाँ यहां पर लैम्डा नीचे रखो भैया, लैम्डा नीचे रहेगा वो वाले r की वैल्यू में। तो अब यहां से आपका निकल करके आ गया, क्या बचा, मैं यहां से थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, फिर यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं 1 अपान लैम्डा डैश इक्वल टू बचा क्या है 9 डिवाइडेड बाय लैम्डा, रिवर्स कर दिया
तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, सर्कमफ्रेंस इतना दे रखा है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर सकते थे। अगर बात करें तो यहां से कर देंगे 2 पाई इक्वल टू या 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो यहां से ये दे रखा है सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 4.5 × 10 टू द पावर माइनस का कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और यहां से थर्ड ऑर्बिट का है, एन की वैल्यू 3 का है, लैम्डा आपसे पूछा है। तो यहां से 3 से इसको काटा तो कितना टाइम कट जाएगा 1.5 टाइम। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1.5 × 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। तो आप आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना होगा तो कई फॉर्मूले हैं इसके अगर मैं बात करता हूं तो कई फॉर्मूले आपको निकल करके मिल जाएंगे। एक लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई, एक यहां से रख सकते हैं 2m k यहां से रखें, या आप क्या कर सकते हैं k इक्वल टू EV आप यहां से लगाइए। तो यहां से k की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो माइनस का 19 और यहां से 1.6 भी रहेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से अगर बात करें इसकी EV की तो h न्यू k इक्वल टू h न्यू रखता हूं, यहां से EV से k इक्वल टू h न्यू, k इक्वल टू एक फार्मूला होता है h न्यू। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा h और यहां से c डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई k। आप वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। h की वैल्यू है 6.62 × 10 टू पावर माइनस का 34 और इसकी वैल्यू है 3 × 10 टू पावर 8। और यहां से अगर बात करते हैं इसकी वैल्यू दे रखा है कितनी 50 × 1.6 × 10 टू पावर माइनस का 19। जब यहां से सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो ये वाला। ठीक है, आपका डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो आपके ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आपको करवा दिया जाए। जो भी आपको कोई समस्या आती है आप लोग पूछते रहिए, मैं थोड़ा स्पीड के साथ इसलिए करवाता हूं ताकि आपको भी इसी स्पीड के साथ आना चाहिए। अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगा तो फिर ये 15 क्वेश्चन मैं 1 घंटे भी करा सकता हूं, पर मेरा मकसद ये रहता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ आपको बताऊं ताकि आपकी जो मतलब एक प्रकार से लर्निंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाए, ताकि आप जल्दी इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें, मतलब एक प्रकार से लर्न करना सीखें। धीरे धीरे एक एक स्टेप अगर लिखूंगा तो आराम से आप लोग उसी मेथड से समझेंगे और उसी मेथड से समझेंगे तो वही प्रोसेस आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि क्वेश्चन आराम से करना है, तो थोड़ा सा फास्ट करना है। इस कारण से मेरा प्रोसेस फास्ट रहता है, मैं यही क्वेश्चन को आराम से भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।